Good morning बच्चों, I am Sanjay Bhatnagar this side and I welcome you to my channel Economics by Sanjay Bhatnagar. Rural development means continuous and comprehensive socio-economic process attempting to improve all aspects of life. पहली बात अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कॉन्टिन्यूस रूरल डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो कि लगातार कोशिश की जानी चाहिए रूरल डेवलपमेंट के लिए, और एक कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है कि ओवरऑल एक पैकेज जहाँ पे कि आप रूरल लोगों की लाइफ के नॉट ओनली इकोनॉमिक एस्पेक्ट को कवर कर रहे हैं, आप उनके सोशियो एस्पेक्ट को, आप उनके जिसमें हम एजुकेशन, हेल्थ और ये सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, आप उन सारे एस्पेक्ट्स को टच करें, आप उन लाइफ के उन सारे पार्ट्स को टच कर रहे हैं जहाँ पे कि उनको एक ओवरऑल उनका डेवलपमेंट हो. तो बेसिकली मीन्स कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव सोशल इकोनॉमिक प्रोसेस अटेम्प्टिंग टू इम्प्रूव ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. भाई अगर हम देखें तो जैसे कि हमारी कंट्री में अप्रॉक्सीमेटली आज भी 3/4 पॉपुलेशन हमारी वो आज भी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, खेती बाड़ी पर डिपेंडेंट है. तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो सबसे पहला फंडा आता है वो आता है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. अगर हम अपने रूरल एरियाज़ में अपनी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे, जैसे कि उनको एजुकेट करना, किसानों को एजुकेट करना, जैसे उनको नई नई चीज़ों के बारे में बताना, नई नई टेक्निक्स, नई नई सीड्स के बारे में, नए टाइप ऑफ फर्टिलाइजर्स के बारे में उनको एजुकेट करना कि वो हर पॉसिबल तरीके से अपने कम से कम इनपुट्स में मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस कर सकें. तो ऑब्वियसली क्या होगा कि जब एग्रीकल्चर इनकम बढ़ेगी तो लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ेगा, उनका एक रहने का तरीका, उनमें एटीट्यूड चेंजेस आएंगे, उनके सोशो इकोनॉमिक एस्पेक्ट इंप्रूव करेगा. तो आता है क्वालिटी ऑफ लाइफ, सच ए सोशो एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ पीपल इन रूरल एरियाज. मैंने भी आपको बताया कि अगर उनकी इनकम बढ़ेगी, उनमें सोशो इकोनॉमिक एस्पेक्ट में इंप्रूवमेंट होगा, तो इसका मतलब बेसिकली क्या हो गया, दे विल बी एबल टू हैव अ मोर सर्टेन लाइफ, एक अच्छी लाइफ बिता पाएंगे, एक ऐसी लाइफ बिता पाएंगे जहाँ पे उनको कम से कम अनसर्टेनिटीज़ का सामना करना पड़ेगा. जब इनकम स्टेबल होगी, जब उनके पास एजुकेशन, हेल्थ और इस तरह की फैसिलिटीज़ होंगी, तो ऑब्वियसली उनके एटीट्यूड में, उनके एप्टीट्यूड में भी चेंजेस आएगा. वो खुद नई नई चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे, और इसका सिर्फ रूरल लाइफ पर ही नहीं, अर्बन लाइफ पे, सोसाइटी पे और कंट्री पे इम्पैक्ट आएगा. देन आता है जनरेशन ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड वेज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. भाई अब क्योंकि हमारा जो रूरल एरिया में जो लोग हैं, दे आर टोटल 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन लिव इन रूरल एरियाज. सो बेसिकली क्या हो गया कि अगर हम वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, जैसे कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, यहाँ पे कि हम लोगों को ऐसे ट्रेन करें कि वो अपने कामों को खुद स्टार्ट कर सके, और अपने कामों को स्टार्ट करने के बाद वो अपने ही एरिया में कुछ ऐसे लोगों को एम्प्लॉय भी कर सके जिनको एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है. या फिर वेज एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि बहुत सारी ऐसी स्कीम्स को स्टार्ट करना जहाँ पे कि वेज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो. जो लोग काम करना चाहते हैं, जो लोग कैपेबल हैं, वो आसपास के एरियाज में जाके काम कर सकें, पैसा कमा सकें और अपनी इनकम को सप्लीमेंट कर सकें. वैसे तो रूरल डेवलपमेंट का टॉपिक काफ़ी बड़ा है, लेकिन हम आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इन 3 मेन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे. पहला हो गया क्रेडिट एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज़ फॉर रूरल पीपल. भाई जो गांव के लोग हैं, जिनमें से बहुत सारे लोग या तो स्मॉल आर्टिसंस हैं जो छोटे छोटे काम करते हैं, हैंडीक्राफ्ट या पॉटरी मेकिंग या बास्केट वीविंग, या फिर खेती बाड़ी पे इन्वॉल्व है, तो उनको कैसे हम क्रेडिट और मार्केटिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं. दूसरा पॉइंट, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़. आज भी हमारी कंट्री में पॉपुलेशन का बहुत बड़ा पार्ट रूरल एरियाज में रहता है, और उस पार्ट पे भी बहुत बड़ा पार्ट एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है लाइवलीहुड के लिए. तो हम किस तरीके से एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, हम उनको और अलग अलग कामों में लगा सकते हैं. फ़ायदा क्या होगा कि उससे एग्रीकल्चर पे लोड कम पड़ेगा और बाकी सेक्टर्स में इम्प्रूवमेंट होगा, जैसे फिशिंग, पॉटरी मेकिंग, हैंडीक्राफ्ट वीविंग, बास्केट वीविंग, और इस तरीके से बहुत सारे काम हैं जहाँ पे कि हम उनको एग्रीकल्चर से हटा के इन कामों में लगा सकते हैं. तो थर्ड पॉइंट आ गया ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट.
पिछले कुछ सालों से जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का कॉन्सेप्ट है वो बहुत तेज़ी से जोर पकड़ रहा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग जहाँ पे कि आप कोई भी टाइप के केमिकल्स या फर्टिलाइजर्स या HYV सीड को यूज़ करे बिना आप एग्रीकल्चर खेती बाड़ी करते हैं, इसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में काउंट करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग का फ़ायदा क्या रहता है कि जो सॉइल है उस पर जो केमिकल्स है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत कम पड़ता है, लोगों को हेल्दी खाने को मिलता है, उनको उनकी बॉडी में केमिकल्स नहीं जाते और इसका एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है पूरी सोसाइटी पे, उनको वो एक ज़्यादा अच्छी हेल्दी लाइफ बिता पाते हैं। उसके वजह जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है राइट अ नोट ऑन द प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अगर हम रूरल डेवलपमेंट के प्रोसेस को एक्सप्लेन करेंगे तो कैसे करेंगे, तो मेनली हम इन पॉइंट्स की हेल्प से रूरल डेवलपमेंट के प्रोसेस को एक्सप्लेन करेंगे। पहला पॉइंट आ गया डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। भाई अब हमारी कंट्री में जैसे 3/4 ऑफ पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहती है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हमारी कंट्री के ग्रोथ प्रोसेस को तेज करना है तो हमारे को उस 3/4 पॉपुलेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा और उनके डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी स्कीम्स और स्टेप्स उठाने होंगे, जैसे कि एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। भाई अगर हम उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं, अगर हम उनकी स्किल को डेवलप करने की कोशिश करते हैं तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उनका एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, सोचने का तरीका, नॉलेज, हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट होगा। इम्पैक्ट कहाँ पर आएगा, एग्रीकल्चर आउटपुट पे। नॉट ओनली एग्रीकल्चर आउटपुट, पूरी रूरल लाइफ पे इसका इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि वहाँ पे जो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी है वो बहुत बढ़ जाएगा। अगला पॉइंट बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ फॉर फिजिकल ग्रोथ। हमारी आज भी गाँवों में, कई सारे गाँवों में ये हाल आता है कि वहाँ पे प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं है, वहाँ पे मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। गवर्नमेंट ने ऐसी बहुत सारी स्कीम स्टार्ट करी जहाँ पे कि इन रूरल एरियाज़ में भी प्रॉपर हेल्थ सेंटर्स को इस्टेब्लिश किया जाए, इनको डॉक्टर, मेडिसिन या इस तरह की फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराया जाए, जिससे कि इनको हर छोटी छोटी बात के लिए शहर ना भागना पड़े। तो अगेन गवर्नमेंट ने अपने बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं और कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है कि उनको एक हेल्दी तरीके से ग्रो करने में हेल्प मिले। जो अगला पॉइंट आता है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। भाई हमारी कंट्री में आज भी ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहाँ पे कि प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज़ नहीं है, जहाँ पे प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ नहीं है, जहाँ पे प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं है। तो अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे, हम वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी या इरिगेशन या क्रेडिट फैसिलिटीज़ जो कि वहाँ के रूरल आर्टिसंस के लिए, फार्मर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम उनको वहाँ पे ये प्रोवाइड कराएंगे तो ऑब्वियसली रूरल एरियाज़ के डेवलपमेंट पे जो प्रोसेस है वो बहुत तेज हो जाएगा। यहाँ पे हम इसमें मार्केटिंग और ट्रांसपोर्ट भी इंक्लूड कर सकते हैं, हम टेलीकम्युनिकेशन भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी ऐसे बहुत सारे गाँव हैं जहाँ पे कि प्रोडक्शन अच्छा होता है लेकिन उनके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है कि वो उस आउटपुट को अर्बन एरियाज़ में मार्केट तक या नियर बाय मार्केट तक ले आके बेच सके और अपने रेवेन्यू को सप्लीमेंट कर सके, बढ़ा सके। तो अगर इस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर इनकम पे इसका इम्पैक्ट आएगा, एग्रीकल्चर एरिया ग्रो, रूरल एरिया ग्रो करेगा एंड ऑब्वियसली जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है उसकी भी डिमांड बढ़ेगी। इसी का बी पॉइंट आ गया बेटर फैसिलिटीज़ फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एंड इम्पार्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। भाई अगर हमारे आज भी ऐसे बहुत सारे गाँव में बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे कि एग्रीकल्चर रिसर्च पे बहुत ज़्यादा काम नहीं किया जाता, तो अगर हमारी गवर्नमेंट इस तरह के स्टेप्स उठाते हैं जहाँ पे कि एग्रीकल्चर रिसर्च पे प्रॉपर रिसोर्सेज को एलोकेट करे, जब हम रिसर्च करेंगे तो हमारे को ऐसी बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी जो अभी तक के हमारे फार्मर्स को नहीं मालूम। सॉइल की क्वांटिटी का या क्वालिटी का पता चलेगा, हमारे को ये पता चलेगा कि किस टाइप का केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करना चाहिए, कितने पानी की ज़रूरत है, या किस तरह के टेक्निक को यूज़ करना चाहिए जिससे कि हम आउटपुट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकें। दो हमारी गवर्नमेंट ने किसान हेल्पलाइन स्टार्ट करी है जहाँ पे कि किसान अपनी हेल्पलाइन पे अपना कॉल करके ये पूछ सकते हैं कि उनका सॉइल में किस तरह के केमिकल्स को कितना यूज़ करना चाहिए, फर्टिलाइज़र को, या उनको किस तरह की HYV सीड को यूज़ करना चाहिए, कौन से टाइम पर कौन सी क्रॉप को ग्रो करना चाहिए। तो ऐसे गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं लेकिन अभी भी उनको वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती, जो फार्मर्स हैं उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से वो कई बार गलत डिसीजन ले लेते हैं और उनका आउटपुट या तो पुअर क्वालिटी का होता है या बहुत कम होता है।
जो प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट का जो तीसरा पॉइंट है वो आता है लैंड रिफॉर्म्स। हम लोग इस टॉपिक को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी कंट्री में लैंड रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस तो करा गया, लैंड रिफॉर्म्स एक्ट पास तो करा गया, लेकिन उस लॉ में कई सारे लूपहोल्स थे। उस लॉ का जो एग्जीक्यूशन है, जो इम्प्लीमेंटेशन है, वो प्रॉपर नहीं हुआ और जो बड़े बड़े फार्मर्स थे उन्होंने इस बात का बहुत फ़ायदा उठाया और जो लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन एक्ट का जो मेन पर्पस था वो पूरा नहीं हो सका। अभी भी लैंड का एक बहुत बड़ा पार्ट जो वहाँ के रिच फार्मर्स हैं उनके पास है, जो पुअर फार्मर्स हैं उनको इस लॉ का या इस एक्ट का बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम लैंड रिफॉर्म्स एक्ट जो भी हमने पास किया उसको हम प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करते हैं तो जो एक्सप्लॉयटेशन होता है, आज भी जो टेनेंट्स हैं, जो फार्मर्स हैं, उनका जो एक्सप्लॉयटेशन होता है वो नहीं हो पाएगा। दूसरा, लैंड टू द टिलर। मैंने भी आपको बताया कि जो लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन एक्ट है, क्योंकि उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं करा गया तो अभी भी ज़मीन का एक बहुत बड़ा पार्ट अमीर किसानों के पास है और जो गरीब किसान हैं उनको अभी भी जो लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन का जो मेन एम था वो कि उनको प्रॉपर ज़मीन दी जानी चाहिए, वो उनको अभी भी नहीं मिली है। तो अगर हम टिलर मतलब जो बंदा खेती करने में डायरेक्टली इन्वॉल्व है, अगर हम उसको लैंड प्रोवाइड कराएंगे तो ऑब्वियसली पूरी सोसाइटी पे, पूरे रूरल एरिया में इसको बहुत लोगों पे इसको बहुत इम्पैक्ट जाएगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा। इम्प्रूवमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस। भाई जब एक्सप्लॉयटेशन बंद हो जाएगा, जब लोगों के पास ज़मीनें आ जाएंगी, जब लोगों के सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस में इम्प्रूवमेंट होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा कि उनकी इनकम बढ़ेगी, उनके सोचने समझने का तरीका बढ़ेगा, उनकी नॉलेज बढ़ेगी, उनका आउटपुट बढ़ेगा एंड अगेन इसका फ़ायदा विलेज इकोनॉमी को होगा। अगला पॉइंट, इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन। भाई अगर हम नई नई टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, हम HYVCs को यूज़ करते हैं, हम उनको ये बताते हैं कि किस टाइम पर कौन सी क्रॉप को ग्रो करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए, अगर हम उनको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं तो उनका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उनका आउटपुट बढ़ेगा। जो अगला पॉइंट इसमें आते हुआ है एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी। आज भी हमारी कंट्री की 30% पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन के नीचे रहती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट को बहुत सीरियस नोट पे ऐसी बहुत सारी स्कीम्स को जो उन्होंने इंट्रोड्यूस करी है उसको सीरियसली इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि हम उन लोगों को पॉवर्टी लाइन के ऊपर उठा सकें, क्योंकि अगर पॉवर्टी रहेगी तो बहुत ज़्यादा माइग्रेशन होता है रूरल से अर्बन एरियाज़ में, बहुत ज़्यादा लोगों में फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, बहुत ज़्यादा लोगों का लेबर को एक्सप्लॉइट करना आसान हो जाता है। स्पेशली जो रिचर सेक्शन है, जो इंडस्ट्रियल क्लास है, वो इन लेबर को बहुत ईजिली एक्सप्लॉइट कर सकती है एंड इससे बहुत सारे सोशल एविल्स को बढ़ावा मिलता है। अगला आ गया डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। हम लोग अभी इस पॉइंट को डिस्कस किया था कि आज भी एग्रीकल्चर पे बहुत सारे लोग लाइवलीहुड के लिए डिपेंडेंट हैं। तो अगर हम ऑल्टरनेटिव सोर्सेज को डेवलप करेंगे, जैसे मैंने डिस्कस किया था कि पॉटरी मेकिंग हो गया, जैसे हो गया हैंडीक्राफ्ट हो गया, जैसे कारपेट वीविंग हो गया, जैसे बास्केट वीविंग हो गया, जैसे फिशिंग हो गया, जैसे सिल्क वॉर्म फार्मिंग हो गया, तो उससे एग्रीकल्चर पे बर्डन कम रहेगा और ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ बढ़ेगा, हमारा आउटपुट बढ़ेगा, अगेन इसका रूरल इकोनॉमी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा।